तो स्वागत है आप सबका बेब्लेड बर्स्ट के यूनिवर्स में। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सिर्फ लट्टू घुमाने का खेल है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इन बेब्लेड्स के अंदर बसती है मिथिकल बीस्ट और वॉरियर्स का असली ताकत। कहानी का हीरो है हमारा वॉल्ट आओई, जो एक बहुत ही जोशीला लड़का है जिसका एक ही सपना है दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लेडर बनना और मिस्टीरियस ब्लेडर शू कोरोनाई को हराना। और ये सफर आसान नहीं है। तो आखिर क्या है बेब्लेड बर्स्ट की असली कहानी? अगर आपने बेब्लेड बर्स्ट नहीं देखा या इसकी कहानी नहीं जानते हो तो शांति से बैठ जाओ, वरना तुम्हें बेब्लेड बर्स्ट घंटा समझ नहीं आएगा। बेब्लेड बर्स्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर वॉल्ट आओई को दिखाया जाता है, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और पर्सनालिटीज अपना वॉल्ट एकदम एनर्जेटिक और मासूम है। उसके पास एक बेब्लेड है जिसका नाम विक्ट्री वैल्ट्रिक, एक अटैक टाइप बेब्लेड है जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। और विक्ट्री वैल्ट्रिक का अवतार एक ब्लू आर्मर्ड वॉरियर है जो एक घोड़े पर सवार रहता है। तो अपने वॉल्ट का सपना है कि वो अपने बचपन के दोस्त शू कोरोनाई की तरह एक लाइट बेब्लेडर बने। शू पहले जापान के टॉप 4 ब्लेडर्स में शामिल है और एक बेब्लेड प्रोडिजी माना जाता है वहाँ का। तो दोनों ने एक प्रॉमिस किया होता है एक दूसरे से कि वो टूर्नामेंट के फाइनल्स में एक दूसरे से भिड़ेंगे। पर जितना खास तुम्हें वॉल्ट आओई लग रहा है मेरे कहने पर, उतना खास ही है नहीं, क्योंकि इसे बेब्लेड ढंग से लॉन्च करना ही नहीं आता, जिसे इस दुनिया में बेब्लेड का बेस कहते हैं। और इसी खराब बेस के चलते वॉल्ट रांतारो कियामा नाम के बंदे से हार जाता है। यहाँ पर ये रांतारो कियामा लॉलीपॉप चूसने वाला लंबा लड़का है जो फिलहाल तो वॉल्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका बेब्लेड रेजिंग रॉक और एक स्टैमिना टाइप बेब्लेड है जो सेंटर में मजबूती से टिकना जानता है। तो अब अपना वॉल्ट का तो मुख काला हो गया है रांतारो कियामा से हार कर, और सपने ये बड़े बड़े बेब्लेडर्स को हराने की देख रहा है, जिसका उसके छोटे भाई बहन टोको आओई और नीका आओई खूब मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद WBBA नाम का एक रीजनल टूर्नामेंट अनाउंस किया जाता है जापान में, जिसमें जापान के एक से एक धुरंधर बेब्लेडिंग के लिए हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए वॉल्ट फटाक से उठा पटक वाली ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर उसे रास्ते में मिलता है शू कोरोनाई जो कुछ देर पहले किसी को बेब्लेड बैटल में हरा कर आया है। तो शू वॉल्ट को कुछ मोटिवेशनल ज्ञान देता है बेब्लेड बेस को पक्का करने के लिए, जो आज के दिन में घंटा काम नहीं आती। और फिर WBBA टूर्नामेंट वाला दिन आ जाता है जिसमें वॉल्ट और शू के साथ बाकी सब के रजिस्टर करते ही पहला मुकाबला वॉल्ट आओई और रांतारो कियामा के बीच तय होता है। बैटल के रूल्स ये होते हैं कि जिस खिलाड़ी को सबसे पहले 2 पॉइंट्स मिलेगा वो जीत जाएगा। सर्वाइवल फिनिश यानी कि लास्ट तक घूमते रहना, और रिंग आउट फिनिश यानी कि स्टेडियम से बाहर फेंक देना को 1 पॉइंट मिलेगा, और बर्स्ट फिनिश यानी कि बेब्लेड को तोड़ फोड़ देना को 2 पॉइंट मिलेगा। तो पहले मैच में वॉल्ट बेब्लेड को लॉन्च तो अच्छे से करता है, उसका बेस भी सही रहता है, पर सामने वाले के रेजिंग रॉक के पहले वार से उसका बेब्लेड स्टेडियम से बाहर चला जाता है, जिससे रांतारो को 1 पॉइंट मिल जाता है। पर दूसरे राउंड में एक सरप्राइज बाकी है, उसमें वॉल्ट जाने अनजाने में एक नया लॉन्च सीख जाता है, जिससे उसका वैल्ट्रिक बेब्लेड स्टेडियम के स्लोप्स को एक स्टीप एंगल पर हिट करते हुए रॉक्टाबॉर्ड पर लगातार हमले करने लगता है। इस नए मूव को वॉल्ट रश लॉन्च का नाम देता है, और ये देखकर रांतारो और शू दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं। इसी तरह वॉल्ट का बेब्लेड रॉक्टाबॉर्ड बेब्लेड को तोड़ते फोड़ते हुए एक बर्स्ट फिनिश के साथ जीत जाता है, जिससे उसे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अब वो अगले राउंड में जा चुका है। इसके बाद जब वॉल्ट अपनी पहली जीत के बाद हवा में उड़ रहा होता है, तब एपिसोड 2 उसे जमीन पर लाता है। शू कोरोनाई वॉल्ट को समझाता है कि सिर्फ एक लकी जीत से वो चैंपियन नहीं बन सकता। शू खुद बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, कई बार तो 2 घंटे से भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है, जिसके कारण ट्रेनिंग करते हुए पसीने से नहाने के बाद शू का ऑरा अलग ही लेवल का दिखता है, जिसको देखकर वॉल्ट की पैन के लिए हो जाती है, क्योंकि वो 10 मिनट अच्छे से ट्रेनिंग कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो तुम्हें ले डूबेगा, वॉल्ट के साथ भी यही होता है। वो और रांतारो एक बार फिर से बैटल करते हैं, जिसमें वॉल्ट का विक्ट्री वैल्ट्रिक बैलेंस खोने लग जाता है, और स्टेडियम के किनारे से घसीट खाते हुए वो रांतारो के रॉक्टाबॉर्ड से टकराकर फट कर फेंका जाता है, जिससे वॉल्ट को शू की कही हुई बात याद आती है कि एक ही जीत के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है बेब्लेडिंग उसके बस की बात नहीं है। और इसके साथ ही वॉल्ट की अकल ठिकाने आ जाती है। वॉल्ट को रियलाइज होता है कि उसे अपने रश लॉन्च को मास्टर करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद वॉल्ट और उसके दोनों छोटे भाई बहन एक पपेट शो को देखने जाते हैं, जिसमें वॉल्ट के ही घमंड पर बेस्ड ड्रामा दिखाया जाता है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टूर्नामेंट के नेक्स्ट राउंड में वॉल्ट से जो टकराने वाला है वो उसी पपेट शो को चला रहा था। इस अनोखे बंदे का नाम केन मिदोरी है, जिसके 2 पपेट्स हैं, केरू और पेरू। और कमाल की बात ये है कि वो इन दोनों के थ्रू बात करता है। तो पहले राउंड में हम देखते हैं कि केन मिदोरी का बेब्लेड किंग कार्बियस एक डिफेंस टाइप बेब्लेड है जो स्टेडियम के सेंटर को किसी गार्ड डॉग की तरह प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ अपना वॉल्ट सबसे बड़ी गलती कर देता है, वो रश लॉन्च करने के चक्कर में अपने लॉन्चर को जरूरत से ज्यादा टेढ़ा कर देता है, जिससे उसका बेब्लेड पहले की तरह बैलेंस खोने लगता है, और केन मिदोरी के किंग कार्बियस के जबरदस्त हमले से वैल्ट्रिक स्टेडियम से बाहर हो जाता है। और सबके सामने हमारे
वॉल्ट की इज्जत का फालूदा होने लगता है, पर वो टेंशन दिखाते हुए दूसरे राउंड में एक बार फिर जलवा दिखाता है। जलवे का हलवा बनने वाला होता है फिर से, क्योंकि विक्ट्री वेल्ट्रिक फिर से बैलेंस खो रहा है। लेकिन इस बार अपना वॉल्ट जुनूनी है, वो वेल्ट्रिक के साथ मिलकर पहले वाला तूफानी रश लॉन्च कर देता है कार्बियस पर। लेकिन किंग कार्बियस एक डिफेंस टाइप बेब्लेड है, भूलो मत। वो वेल्ट्रिक को दे दनादन वार से अपनी फाड़ने नहीं दे रहा था, और आखिर में दोनों के बेब्लेड घूमते घूमते एक साथ रुक जाते हैं, जिससे दोनों के बीच टाई हो जाता है। अब दोनों को एक और मुकाबला लड़ना होगा किसी एक के जीतने के लिए। सब वॉल्ट को काफी हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि वॉल्ट ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर से रश लॉन्च करेगा। सबको यही लगता है कि एक ही पैथर को बार बार यूज करने वाला कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है, पर अपना वॉल्ट इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। तीसरा राउंड शुरू होता है, जिसमें वेल्ट्रिक फिर से किनारे की तरफ झुकने लगता है, मानो जैसे वो गिरने वाला है। पर शू के मुताबिक कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि भले ही वॉल्ट का लॉन्च एंगल गलत लग रहा था, पर असल में तो वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन फोर्स तैयार कर रहा है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। और वो केन मिडोरी के बेब्लेड किंग कार्बियस को टक्कर पे टक्कर दिए जा रहा है, जिससे केन फॉर्म में आ जाता है और उसे देखकर वॉल्ट भी फॉर्म में आ जाता है। फिर वेल्ट्रिक और कार्बियस के फाइनल जबरदस्त टक्कर से कार्बियस फट कर फिका जाता है, और जिसके साथ विक्ट्री वेल्ट्रिक और वॉल्ट ये मैच जीत जाते हैं। और अब वो अगले राउंड में जा रहा है। आगे हमें एक दूसरे बेब्लेडर का मैच दिखाया जाता है, जिसका नाम डियागो कुरुगामी है, और जिसका बेब्लेड डार्क डूम साइजर अटैक टाइप बेब्लेड है, और जिसके बारे में कहा यह जाता है कि इसने अपने पहले मैच में सिर्फ 10 सेकंड्स में ही बर्स्ट फिनिश किया था। वो कहता है कि इस बार मैं सिर्फ 5 सेकंड्स में ही बर्स्ट फिनिश करूंगा, मतलब करूंगा। और जैसा उसने कहा वैसे उसने किया भी। वो अपने डार्क डूम साइजर के साथ सामने वाले बेब्लेडर को 5 सेकंड्स में उड़ा डालता है, और इसके बाद वो बड़ा भाव खाने लगता है, जिसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई और भी है जिससे 5 सेकंड्स के अंदर अपने अपोनेंट का बर्स्ट फिनिश किया है, और वो कोई और नहीं अपना शू कोरेनाई है। आगे वॉल्ट को एहसास होता है कि दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना अकेले प्रैक्टिस करने से बेहतर है, इसलिए वो अपने स्कूल बेगोमा एकेडमी में एक ऑफिशियल बेब्लेड क्लब बनाने का फैसला करता है। प्रिंसिपल साहब उसे परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, उसे कम से कम 5 मेंबर्स तो ढूंढने ही होंगे, जिसके लिए वॉल्ट सबसे पहले रंतारो को इनवाइट करता है। पर रंतारो बावली बहुत शुरुआत में नखरे दिखाता है, लेकिन बाद में मान भी जाता है। फिर अगला टारगेट केन मिडोरी होता है, जो क्लब ज्वाइन करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है, वो वॉल्ट को तभी ज्वाइन करेगा जब वो शू कोरेनाई के साथ बैटल कर पाएगा, जिसके लिए वॉल्ट शू को मना लेता है। और फिर बेगोमा एकेडमी के छत पर केन वर्सेस शू का एक अनऑफिशियल मैच सेट हो जाता है, और इस मैच में शू का बेब्लेड स्टॉर्म स्प्राइजन केन के कर्बिस बेब्लेड के मूवमेंट्स को एनालाइज करता है, और शू स्प्राइजन को एज ए ट्रैजेक्टरी पर लॉन्च करता है कि वो कर्बिस के स्टैमिना को ट्रेन कर देता है। फिर आखिरकार घूमते घुमाते शू सर्वाइवर फिनिश करके पहला पॉइंट जीत जाता है। स्प्राइजन अभी भी घूम रहा है, पर कर्बिस ने दम तोड़ दिया है। दूसरे राउंड में शू अपने स्प्राइजन के साथ फुल फोकस के साथ लड़ता है, और केन भी किंग कर्बिस का 100% दे रहा है। भले वो घबरा चुका है, पर तब भी शू कुछ ऐसा फेनोमेनल करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो अपने नए मूव काउंटर ब्रेक का इस्तेमाल करता है, जिससे स्प्राइजन स्टेडियम के एज को हिट करके एक शार्प टर्न लेता है, और कर्बिस पर इतनी जोर से अटैक करके हमला करता है कि कर्बिस पलक झपकते ही बर्स्ट हो जाता है। अब शू के इस बेमिसाल बेब्लेड परफॉर्मेंस से कैन इतना प्रभावित हो जाता है कि वो वॉल्ट के घर आकर गर्व से बेब्लेड क्लब ज्वाइन कर लेता है। और इस एपिसोड के एंड तक बेब्लेड क्लब के पास टोटल 3 मेंबर्स आ चुके हैं, वॉल्ट, रेंटारो और केन। हाँ भाई, शू ने वॉल्ट का क्लब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका ऑरा माइनस हो सकता था। आगे स्टोरी में हमें वही पहले वाला बंदा दिखाया जाता है, डियागो कुरुगामी, जिसके साथ वॉल्ट का अगला मैच होने वाला है। पर टूर्नामेंट के ऑफिशियल बैटल से पहले डियागो वॉल्ट को अप्रोच करता है एक प्रैक्टिस मैच के लिए, पर ये उसका नाटक था। वो पहले राउंड में जानबूझकर हार जाता है उससे, ताकि वो वॉल्ट के रश लॉन्च की हर एक मूवमेंट को करीब से देख सके। फिर वो क्या करता है पता है, वॉल्ट का बेब्लेड हाथों से तोड़कर बिना माफी मांगे वहां से निकल जाता है वो, जिसका वॉल्ट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद दोनों सीधे टूर्नामेंट बैटल में आमने सामने आते हैं, जिसमें डायगो का डूम साइजर बेब्लेड पहले राउंड में वॉल्ट के वेल्ट्रिक को स्टेडियम से बाहर कर देता है। और अब बस एक पॉइंट और, फिर डायगो कुरुगामी ये मैच जीत जाएगा। पर वॉल्ट भले थोड़ी परेशानी में है, पर वो उसे किसी कीमत पर जीतने नहीं देने वाला। पहले राउंड के बाद तुम यकीन नहीं करोगे कि टोटल 8 से ज्यादा राउंड्स दोनों लड़ते हैं, और हर राउंड में दोनों के बेब्लेड फटकर फेंका जा रहे थे। डायगो को समझ नहीं आता कि वॉल्ट को आकर क्या हो गया है, ना तो वो हार रहा है ना ही वो जीत रहा है, वो कर क्या रहा है। तब इस पर शू बताता है कि वॉल्ट ने अपनी टेक्निक चेंज कर दी है, और अपने फाइनल स्ट्राइक से वॉल्ट डियागो के डूम साइजर को बर्स्ट फिनिश के साथ फिनिश कर देता है, जिससे उसकी जीत हो जाती है और डियागो की करारी हार हो जाती है। अब इसके बाद वॉल्ट के क्लब में डियागो कुरुगामी के आते ही टोटल 4 मेंबर्स हो चुके हैं, बस एक मेंबर के आने की देर है, जिसके आते ही इनका क्लब एक ऑफिशियल क्लब बन जाएगा पूरे स्कूल में। और अब अपना वॉल्ट जमकर ट्रेनिंग करने लगता है अगले राउंड के लिए। उसके मॉम भी ट्रेनिंग में बहुत मदद करती है, इसकी वजह से वॉल्ट जाने अनजाने में एक बेब्लेड मूव अनलीश कर देता है, एकदम नया सा, जिसके कॉज उसका बेब्लेड बहुत ही अलग तरह से घूमता है। किसी को समझ में नहीं आता कि वॉल्ट ने ये क्या किया और कैसे किया। आगे लाख कोशिशों के बाद वॉल्ट फाइनली
उस नए मूव को पहचान जाता है, जिसमें होता ये है कि वॉल्ट के हाथों की कसरत काम आती है। वो इतनी पावर के साथ बेब्लेड लॉन्च करता है कि विक्ट्री वेलट्रिक की स्पिन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे वो इतना तेज हो जाता है कि रास्ते में आने वाले किसी भी बेब्लेड को उड़ा सकता है। और इसके बाद अपना वॉल्ट विक्ट्री वेलट्रिक के इस नए मूव को फ्लैश लॉन्च का नाम देता है। लेकिन मेरे दोस्त, स्टोरी लाइन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जब वाकिया मोरासाकी नाम का एक टॉप बेब्लेडर अपने दोस्त होजी कोंडा पर प्रेशर बनाता है कि होजी वॉल्ट के खिलाफ नेक्स्ट मैच जानबूझकर हार जाए ताकि वॉल्ट और उसके अगले मैच में वाकिया खुद जाकर उसे हराए और अपना ईगो सैटिस्फाई कर सके। लेकिन होजी इस बात से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक ईमानदार प्लेयर है और अब तो वो वॉल्ट के क्लब तक पहुंच गया है, पता नहीं क्या करने। वॉल्ट के लिए उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। होजी कोंडा वॉल्ट के इलाके में क्यों आए हैं और वाकिया मोरासाकी वॉल्ट को हराने के लिए कौन सी खिचड़ी बना रहा है, ये जानने के लिए इस पार्ट को इतना सपोर्ट करो कि मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी ला दूं। ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, लाइक करो, कमेंट करो और हाइप कर दो। फिर मिलते हैं।